नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे संसद की सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक पर कार्रवाई की, विपक्ष के हंगामे पर भड़के उपराष्ट्रपति की, कृष्ण जन्मभूमि पर हाईकोर्ट के फैसले की, और भी बहुत कुछ है खास। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देंगे ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता। मगर सबसे पहले बात करेंगे संसद की सुरक्षा में चूक पर विपक्ष ने किया हंगामा, जिसके बाद कांग्रेस के सांसद को सस्पेंड कर दिया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी प्रज्ञा मिश्रा। की सुरक्षा को लेकर विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया है दोनों सदनों में। इसी दौरान राज्यसभा में सांसद डेरेक ओब्रायन ने नारेबाजी की, जिसके बाद से उन्हें संसद से सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस के 5 सांसदों को लोकसभा से भी निलंबित कर दिया गया है। ये पहली बार नहीं है जो इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा भी डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड किया गया था। संसद में सुरक्षा को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के सांसदों ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया, जिसको देखते हुए दोनों सदनों की कार्रवाई बार बार स्थगित होनी पड़ी। वहीं राज्यसभा में हंगामा कर रहे टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को सदन से भी सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि ब्रायन को पिछले मॉनसून सत्र में भी सस्पेंड कर दिया गया था। तब राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें निलंबित किया था। हालांकि बाद में इस मुद्दे पर वोटिंग न कराने को लेकर सभापति ने अपना आदेश वापस ले लिया था और उन्होंने डेरेक को सदन की कार्रवाई में शामिल होने की अनुमति दे दी थी। आपको दरअसल संसद की सुरक्षा में चूक मुद्दे पर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया है। इसी दौरान कुछ सदस्य सभापति के करीब वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। विपक्षी सदस्य गृह मंत्री सदन में आओ, सदन में आकर जवाब दो जैसे नारे लगा रहे थे। आपको बता दें कि विपक्षी सदस्यों के आचरण पर नाराजगी जताते हुए सभापति ने उनसे कई बार वेल से दूर जाने का भी आग्रह किया। एक बार तो उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सदस्य डेरेक ओब्रायन के आचरण को अनुशासनहीनता करार भी दिया और उनका नाम लेते हुए उन्हें सदन से बाहर जाने के लिए कहा। इसके बावजूद भी सदन में हंगामा जारी रहा और ओब्रायन सदन में ही रहे। संसद में चूक मामले को लेकर केवल ओब्रायन को ही सस्पेंड नहीं किया गया है, बल्कि लोकसभा में भी कांग्रेस के 5 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं प्रज्ञा मिश्रा, इंडिया वॉइस। और संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में हुई कार्रवाई, क्या रहा एक्शन, बता रहे हमारे संवाददाता तुषार कुमार। संसद पर 22 साल पहले 13 दिसंबर को एक हमला हुआ था। बता दें कि बुधवार यानी कल 13 दिसंबर को फिर से ये हमला दोहराया गया। इस दौरान संसद की जो सुरक्षा है उसमें एक बड़ी चूक का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 2 आरोपी संसद के अंदर विजिटर गैलरी से संसद के भीतर संसदों के ऊपर कूद पड़े। इस दौरान उन्होंने जो अपने जूतों में छिपा कर लाए थे स्मोक को, उन्होंने उससे पूरे संसद के अंदर धुआं कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। इस दौरान संसद कमेटी ने संसद के जो 8 सदस्य थे जिनको सिक्योरिटी का जिम्मा सौंपा गया था उन्होंने निलंबित कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। बता दें कि 13 दिसंबर बुधवार के दिन फिर से लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था तार हो गई। 2 युवक लोकसभा की विजिटर गैलरी से संसद के भीतर संसदों के बीच कूद पड़े और जोर जोर से नारेबाजी करने लगे। आपको बता दें कि संसदों की तरफ से मेज पर फांदते हुए दौड़ लगाने लगे और जूते में छिपाकर लाए कलर स्मोक से पूरे संसद में धुआं कर दिया, जिससे संसद के बाहर सुरक्षा की काफिला जो अलर्ट था। जिस संसद के भीतर 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है, वहां पर इधर युवक अपने जूते में स्मोक कलर लेकर अंदर घुसे और पूरे संसद को हिलाकर रख दिया। आपको बता दें कि सवाल ये भी है कि जिस संसद के भीतर मोबाइल फोन तक नहीं ले जाया जा सकता, वहां पर दर्शक 2 लोग संसद में कूद जाते हैं और संसद में संसदों की सिफारिश पर बने विजिटर पास में एंट्री होती है। वहां पर मौसूम में बीजेपी सांसद ने सुरक्षा भेदभाव वालों के पास की सिफारिश की थी। आपको बता दें इतना ही नहीं, संसद के हाई सिक्योरिटी की बात कही जाए तो वहीं 28 मिनट के अंदर और बाहर बड़ी सुरक्षा की ये चूक बड़ी मामले में सामने आई है। आपको बता दें कि संसद की जो सिक्योरिटी है उसमें जो 8 मेंबर थे, संसद कमेटी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उन जो 8 बंदे जो सस्पेंड हुए हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर फैसला सुना दिया है। क्या रहा कोर्ट का फैसला, बता रहे हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। श्री
इस जन्मभूमि ईदगाह शाही मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज अपना अहम फैसला सुना है। दरअसल हिंदू पक्ष की तरफ से ये डिमांड करते हुए याचिका दाखिल की गई थी कि बाकायदा कोर्ट कमिश्नर के जरिए इस पूरे मामले में एएसआई सर्वे कराया जाए, जिस पर एक लंबी बहस हुई थी और फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। अब कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की इस बात को मान लिया है जिसमें उन्हें एएसआई सर्वे कराने की डिमांड की थी और बाकायदा कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की बात कही गई थी। हालांकि कोर्ट ने इसको मानते हुए अब इस पूरे मामले पर 18 दिसंबर को जब सुनवाई होगी तो इस पूरी विस्तृत रिपोर्ट के बाद वो तय करेगी कि किस तरह से इस पूरे मामले की जांच होनी है, कोर्ट कमिश्नर के साथ किस तरह से टीम काम करेगी। पूरे निर्णय पर 18 तारीख को सुनवाई होगी। लेकिन इतना ज़रूर साफ हो गया है आज के फैसले से कि जो हिंदू पक्ष की डिमांड थी, जिसमें उन्होंने कोर्ट कमिश्नर की डिमांड की थी और उसके ज़रिए से एएसआई सर्वे कराने की मांग की थी, वो मान ली है। और मुस्लिम पक्ष को एक झटका लगा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले पर अब लीगल के साथ अपनी बैठक करने के बाद तय करेगा कि आगे उसे क्या निर्णय करना है। लेकिन हिंदू पक्ष इस फैसले से बहुत खुश है और उम्मीद की जा रही है कि 18 दिसंबर को जब कोर्ट अपना पूरा डायरेक्शन देगा और इस पूरे मामले की एएसआई किस तरह से जांच करेगा, कोर्ट कमिश्नर का क्या रोल होगा, इस सारे चीज़ों पर निर्णय हो जाएगा तो ये रास्ता भी साफ हो जाएगा। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। वहीं हलाल सर्टिफिकेट को लेकर एसटीएफ ने कार्रवाई तेज कर दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रियम पाठक। सर्टिफिकेशन मामले को लेकर अब कानूनी सिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एसटीएफ अपनी जांच को लगातार आगे बढ़ा रही है और आज जो एसटीएफ की टीम है उसने अब जो हलाल सर्टिफिकेशन जारी करने वाली कंपनियां थी उनके संचालकों को नोटिस जारी किया है और बाकायदा उनसे जवाब तलब किया गया है। 1 हफ्ते का जो समय है वो उन सभी संचालकों को दिया गया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अपना जवाब जो है वो एसटीएफ को दें कि जो एसटीएफ के सवाल किए गए हैं कि कहां से ये परमिशन इनको मिली हुई थी, कितने बड़े पैमाने पर इन्होंने प्रोडक्ट को जो है वो ऑथराइज किया था और इसका जो लेन देन था, हिसाब था, उसकी भी जानकारी के मुताबिक जो है वो इन कंपनी के संचालकों से मांगी गई है और उसमें सारा ब्यौरा जो है वो एसटीएफ तलब किया है। हर एक कड़ी से कड़ी को मिलाकर एसटीएफ देख रही है। जो विदेश में फंडिंग की बात कही जा रही थी उसको लेकर भी जो है वो एसटीएफ जांच कर रही है। इससे पहले हजरतगंज थाने में एक एफआईआर लिखी गई थी जिसमें 4 नामजद कंपनियों के जो नाम थे वो इसमें दर्ज किए गए थे और इसके अलावा सरकार की तरफ से जब ये पूरा मामला संज्ञान में आया तो सरकार की तरफ से प्रदेश के अंदर हलाल सर्टिफाइड जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको बैन कर दिया गया और कई जगह पर एफएसडीए की तरफ से छापेमारी भी देखने को मिली और अभी भी लगातार एफएसडीए जो है वो इसको लेकर छापेमारी कर रहा है जगह जगह पर कि कहीं पर भी प्रदेश के अंदर जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं उनकी बिक्री ना हो। और दूसरी तरफ एसटीएफ लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं उत्तराखंड में पूर्व आईएफएस किशन चंद की मुश्किलें बढ़ने लगी है। खबर की पड़ताल की है हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। आईएफएस अधिकारी किशन चंद की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बुधवार को ईडी ने उनके जो 2 ठिकाने हैं उसको अटैच कर दिया है, जिसमें से हरिद्वार ज़िले का एक स्कूल है जिसे ईडी ने पूरे जो जांच का घेरा चल रहा था, जिस आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा था, उसमें उसे अटैच कर दिया गया है और साथ ही एक स्टोन क्रशर की जो ज़मीन है रुड़की क्षेत्र में उसे भी अटैच कर दिया गया है, जिसके बाद करीब 31 से अधिक करोड़ की ये संपत्ति बताई जा रही है जो अब ईडी के हाथों आ गई है। अगर किशन चंद की बात की जाए तो 350 से अधिक गुना उनके पास आय से अधिक संपत्ति थी, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने लगातार उन पर कार्रवाई की है और ऐसी ही कार्रवाई देखने को मिली। वहीं अगर राजनीतिक तौर पर इसे देखा जाए तो कई संरक्षण जो किशन चंद को है वो राजनीतिक तौर पर मिले हैं। उनकी पत्नी कहा जा सकता है राज्य गठन से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है हरिद्वार की। उसके बाद अगर 2012 की बात की जाए तो कांग्रेस से उन्हें रानीपुर क्षेत्र जो हरिद्वार में ही आता है उसमें विधानसभा का टिकट मिला था। अगर उसके बाद की बात की जाए तो ये सूत्रों के हिसाब से ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जो उनकी पत्नी है उन्होंने जो भाजपा का दामन वो थाम लिया था, तो राजनीतिक संरक्षण हमेशा से मिला है। वहीं अगर बात की जाए तो साधु संतों का संरक्षण भी किशन चंद पर हमेशा रहा है। भाजपा के जो पूर्व विधायक है ज्वालापुर सीट से सुरेश राठौर, उन्होंने एक अखाड़े का निर्माण किया था जिसका नाम था अखिल भारतीय रविदास अखाड़ा, जिसके महामंत्री का नियुक्तिकरण जो नियुक्त हुए थे वो कोई और कोई नहीं, वो किशन चंद ही थे। ऐसे में
कई नेताओं के साथ साथ साधु संतों का भी उन पर संरक्षण रहा है, जिसके कारण वो बचते हुए नजर आए। लेकिन अब उन पर ईडी की कार्रवाई लगातार बढ़ती हुई जा रही है और इससे जो दूसरे अधिकारी है, नेता है, उनमें भय का माहौल है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। वहीं उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारी फिर राज्य सरकार के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। के लिए एक और बड़ी चुनौती राज्य आंदोलनकारियों का आक्रोश के रूप में सामने आने लगी है। राज्य आंदोलनकारियों ने कहा है कि धामी सरकार ने जो वायदा किया था कि मार्च 2023 तक जो राज्य आंदोलनकारियों का 10% क्षैतिज आरक्षण है उसे लागू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक सरकार का उस पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। ऐसे में राज्य आंदोलनकारियों ने 25 दिसंबर तक अल्टीमेटम दिया है। अगर सरकार क्षैतिज आरक्षण को पास नहीं करती है तो फिर आने वाले दिनों में आंदोलनकारियों को उग्र आक्रोश का सामना सरकार को करना पड़ सकता है। ऐसे में राज्य सरकार के लिए चुनौती यही है कि 10% का जो क्षैतिज आरक्षण का विधेयक अभी नहीं पास नहीं हो पाया, प्रवर समिति के आने के बाद उस विधेयक को जल्द से जल्द पास करा दे ताकि लागू करके राज्य आंदोलनकारियों को बड़ी सौगात दी जा सके। ये कहा जा सकता है कि राज्य आंदोलनकारियों की जो उम्मीदें उन जनभावनाओं से जुड़ी है। ऐसे में धामी सरकार से भी उम्मीदें लगाए राज्य आंदोलनकारी बड़े आसान्वित हैं। कैमरामैन हतुन्याल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस देहरादून। और उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर सरकार सख्त होती जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। देहरादून में अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर अब जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो एमडीडी है वो भी सख्त नजर आने लगा है। एमडीडी की तरफ से भी सड़कों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। एमडीडी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट के दौरान सड़कें खाली दिखी थी, यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चली थी, ऐसे में अब अवैध अतिक्रमण का दाग फिर से यहाँ पर न लग पाए, देहरादून की जो व्यवस्था वो बिगड़ने न पाए, इसलिए अब इसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी ताकि अवैध अतिक्रमण पर विराम लग सके। एमडीडी भी सख्त है, पुलिस प्रशासन भी सख्त है, जिला प्रशासन भी सख्त है। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई होगी बड़ी सख्त होगी और आने वाले दिनों में इसके सफल परिणाम भी देखने को मिलेंगे। देहरादून से कैमरामैन हसुनिया साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। और सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। खबर को विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। कि माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में मरीजों से जो कि पर्ची का 1 रुपया होता है उनसे वसूली की जा रही है। भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। जिम्मेदारों की लापरवाही वहां सामने आई कि जो मरीज वहां आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए उनसे 1 रुपये की जगह 2 से 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये तक वसूली हो रही है। इस तरह से मरीजों ने बताया कि हमने इतना रुपया दिया और हमको इतना वापस किया, जबकि उनसे पता चला कि 20 का नोट दिया तो वो 15 वापस कर रहे हैं, 10 का दिया तो 7 वापस कर रहे हैं। इस तरह से मरीजों से वसूली हो रही है जिम्मेदारों की मिलीभगत से, जबकि इस तरह का मामला सरकार की योजना इतनी लाभदायी योजना है जो कि मरीजों को सुविधा मिले, 1 रुपये में पर्ची जब मेडिकल कॉलेज में मिल रही है तो इस तरह से क्यों वसूली की जा रही है। ये तो सोचने की बात है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि सरकार की ये योजना महत्वाकांक्षी योजना है, पलीता लगाते हुए जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव। और उत्तराखंड में पुलिसिंग अब स्मार्ट हो गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। उत्तराखंड पुलिस अब हाईटेक हो चुकी है और इसका सबूत ये है कि 2 ड्रोन आज देहरादून पुलिस ने अपने जोड़े हैं और इसके माध्यम से जो ट्रैफिक व्यवस्था होगी, सुरक्षा व्यवस्था होगी और साथ साथ भीड़ नियंत्रण, इन तीनों पर जो पुलिस है वो निगरानी रखेगी। तो कहा जा सकता है जो तीसरी आंख है वो ड्रोन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 2 ड्रोन आज दून पुलिस में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक कंपनी है, उसके द्वारा ये मांगे गए थे दून पुलिस द्वारा और आज इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया है। वहीं अगर देहरादून की बात की जाए तो देहरादून के सहारनपुर चौक या घंटाघर जो तमाम कहा जा सकता है जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पर इससे निगरानी रखी जाएगी। साथ साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था को रूल को तोड़ेगा उस पर भी कार्रवाई यहीं के माध्यम से की जाएगी। अभी तक बात की जाए तो 4 से अधिक जो चालान है वो काटे जा चुके हैं। जो ड्रोन है फिलहाल वो पूरे कहा जा सकता है शहर पर अपनी नज़र बनाए हुआ है और अगर कोई उल्लंघन करता है ट्रैफिक जो रूल्स हैं उनकी तो उन पर जो है कड़ी कार्रवाई यहीं से की जाएगी। तो कहा जा सकता है एक तीसरी आंख की तरह जो पुलिस है वो अब पूरे शहर पर निगरानी रखेगी और लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर या फिर ट्रैफिक व्यवस्था के जो कानून है उनको तोड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर तुरंत वहीं से कार्रवाई की जाएगी। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून।
वहीं रायबरेली में अधिवक्ता नबी अहमद हत्याकांड के आरोपी को जमानत मिल गई है। खबर को विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। बहुचर्चित अधिवक्ता नबी अहमद हत्याकांड के आरोपी शैलेंद्र सिंह की आज जमानत होने के बाद अधिवक्ता लालेंद्र श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया है कि हाई कोर्ट के द्वारा उनकी बेल ग्रांट हो गई है। इस मौके पर देखा जा सकता है किस तरह से अधिवक्ताओं के द्वारा अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। बता दें कि रायबरेली के बार एसोसिएशन रहे लालेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा साफ तौर पे कहा गया है कि जिस तरह से मामला पूरा प्रकाश में आया है और कोर्ट में हत्या का आरोप लगा है शैलेंद्र सिंह के ऊपर, किसी भी गवाह के सामने न आने के बाद हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी है। बता दें कि दरोगा आरोपी जो शैलेंद्र सिंह है वो रायबरेली जिला जेल में बंद है, तो उसकी रिहाई आज जो है रायबरेली जिला जेल से होगी। तो इसको लेकर अधिवक्ताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। वहीं कुछ अधिवक्ताओं के द्वारा हाई कोर्ट के इस जजमेंट को सराहा जा रहा है। बता दें कि जिस तरह से अधिवक्ताओं के बयान है उसमें रायबरेली के सीनियर अधिवक्ता लालेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा कहा गया है कि जो उसके ऊपर दरोगा शैलेंद्र सिंह के ऊपर आरोप लगे हैं कि उसके द्वारा उसकी हत्या की गई, उसमें जो वहां पर कोर्ट में मौजूद अधिवक्ता थे वो किसी तरह से न विवेचक के और ना ही कोर्ट में पेश होकर अपना बयान दर्ज कराएं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये संदिग्ध हत्या का मामला सामने आ रहा है। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि जिस तरह से बार एसोसिएशन रायबरेली के अधिवक्ताओं के बयान है उसमें कहीं ना कहीं अब एक अलग कड़ी भी सामने आ रही। बता दें कि जिस तरह से हाई कोर्ट में उन जो नबी अहमद अधिवक्ता थे उनके परिजनों के द्वारा गवाही दी गई है तो उसको भी संदिग्ध बताया जा रहा है। लेकिन साफ तौर से देखा जा सकता है कि जिस तरह से रायबरेली में निरुद्ध कैदी के रूप में दरोगा शैलेंद्र सिंह कैद हैं, वो आज यहां से रिहा होंगे। तो परिजनों के द्वारा भी कहीं ना कहीं गेट पर जिला जेल के इंतजार किया जा रहा है और हाई कोर्ट के इस आदेश को अधिवक्ताओं के साथ साथ परिजनों ने भी जमकर सराहा है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। अलीगढ़ में इंस्पेक्टर की सरकारी पिस्टल से घायल हुई महिला की मौत हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। पूर्व नगर कोतवाली क्षेत्र में दरोगा की पिस्टल से महिला के गोली लगकर महिला गंभीर रूप से घायल हुई थी, जिसको पुलिस के द्वारा अलीगढ़ के हायर सेंटर जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। तो वहीं महिला लगातार जेएनएमसी में पिछले 6 दिनों से मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं आज देर रात महिला मौत से हार गई, जिसके बाद महिला का देर रात आज देहांत हो गया। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आला अधिकारियों सहित पुलिस के द्वारा आनन फानन में महिला के शव को कब्जे में लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया है। पूरे मामले में परिजनों का इस समय बुरा हाल है। तो वहीं कहीं ना कहीं एसएसपी कलानिधि नैथानी के द्वारा कहा गया है कि पुलिस और वे स्वयं परिवार के साथ खड़े हुए हैं। इस समय जो दुख की घड़ी है पूरा पुलिस महकमा उस परिवार के साथ खड़ा है। तो वहीं एसएसपी के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जल्द ही आरोपी दरोगा को गिरफ्तार कर जेल भेजने का कार्य किया जाएगा। हालांकि एसएसपी ने कल ही आरोपी दरोगा पर 20,000 रुपयों का इनाम घोषित किया था। तो वहीं कहीं ना कहीं एसएसपी के द्वारा बताया गया कि लगातार आरोपी दरोगा की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिशें दे रही हैं। हालांकि आरोपी दरोगा के परिवार से कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। तो वहीं आज एसएसपी के द्वारा साफ तौर से बताया गया है कि दरोगा पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बीते दिनों उस पर 307 का मुकदमा कायम किया था। तो वहीं आज जो एक सीसीटीवी फुटेज में आप देख रहे हैं, एक सिपाही ने जिसने रिवॉल्वर दरोगा को दी थी उसको आज पुलिस ने गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज दिया है। एसएसपी ने साफ तौर पर कहा है जल्दी दरोगा की गिरफ्तारी की जाएगी और उसको जेल भेजने का काम किया जाएगा। तो वहीं पुलिस और पुलिस महकमा पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। और मिर्जापुर में पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने लगाए गश्त, क्या रहा कारण, बता रहे हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। के सड़क सुरक्षा को देखते हुए मिर्जापुर के एसपी सड़क पर निकले बीती रात में सड़क सुरक्षा को दिखाने के लिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर जाम लगती है और काफ़ी कुछ दूर दूर पर जो है कि मैरिज लान बने हुए जहाँ पार्किंग सुविधा न होने से
यातायात में बाधित हो जाते, घंटों तक जाम लगे होते हैं। अब आपको बता दें कि ये रोड इतना तेज है कि काफ़ी अभी हाल ही में ही काफ़ी दुर्घटनाएं भी हो चुकी। इसी पर मिर्ज़ापुर के आला अधिकारी, पुलिस समेत और थाने के सभी आला अधिकारी मिल के और रोड पर चलते हुए रूट मार्च किया। उन्होंने लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। गाड़ियों को जो तेज रफ्तार से चलते उनको रोककर उनको हिदायत दी कि आप सीट बेल्ट लगा के और धीमी गति से ही इधर वाहन चलाएं, और ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही दुर्घटना से बचा जा सके। और वहाँ के दुकानदार लोगों को भी हिदायत की कि अपने सामने ही हाईवे है जहाँ पर जाम की स्थिति बनी होती है, एम्बुलेंस जाने के लिए बहुत दिक्कत आती है, इमरजेंसी लोगों के लिए बहुत समस्याएं पैदा होती है। दुकानदार को निर्देशित दिया गया है कि अपने सामने कोई भी वाहन आती है तो उनको साइड में लगाया जाए, बीच सड़क पे न लगाया जाए। यहाँ पे जितने अधिकारी सभी लोग मिलकर ये रूट मार्च के एक लोगों को हिदायत दी। मिर्जापुर से कमलेश कुमार, इंडिया वाइज। गाजीपुर में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। खबर की पड़ताल की है हमारे संवाददाता सुशील तिवारी ने। मारने की नियत से आया था बदमाश, पुलिस पर कर दी फायरिंग। पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षा में चलाई गोली। खबर गाजीपुर जिले के थाना दिलदार नगर से है, जहां पर जब मुखबिर की सूचना मिलती है तो पुलिस अपने अलर्ट मोड में हो जाती है। उसके बाद पुलिस जाती है पुराने काशीराम आवास के पास, वहां पर देखती है 3 गोवंश मिले। पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। उसके बाद खुद को घिरता देख बदमाश ने कर दी पुलिस पर फायरिंग। तमंचा लहराते हुए पुलिस ने भी अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाई। बदमाश के पैर में गोली लगती है, बदमाश वहीं पर घायल हो जाता है और पुलिस उसे पकड़ती है। नजदीकी अस्पताल भदौरा में पुलिस उसको लेकर जाती है, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन मुखबिर की सूचना के बाद थाना दिलदार नगर अपने अलर्ट मोड पर था और गाजीपुर जिले में पुलिस लगातार गोवंश के पशु तस्करों पर कर रही है बड़ी कार्रवाई। इसके साथ ही एक अदद तमंचा, खोखा, जिंदा कारतूस भी गाजीपुर के पुलिस ने किए हैं बरामद। थाना दिलदार नगर का ये मामला था। जब सूचना मिलती है पुलिस अपने अलर्ट मोड में हो जाती है और गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने भी दिए हैं ये साफ निर्देश, गोवंश तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। गाजीपुर के पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। थाना दिलदार नगर का जो मामला था। इंडिया वॉइस के लिए सुशील तिवारी, गाजीपुर। और हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। हमीरपुर में नहीं थम रहे हादसों के सिलसिले। मैं आपको बता दूं, आज रात कोतवाली क्षेत्र के जखेड़ी गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने एक 3 साल की मासूम को रौंद दिया। रौंदने के बाद ट्रक फरार हो जाता है। इसके बाद ग्रामीणों द्वारा उस ट्रक को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद जो ट्रक चालक था वो मौके से फरार हो जाता है और जो जिसको बच्ची को रौंदा था 3 साल की मासूम को, उसको उसके परिजन जिला अस्पताल ले जाते हैं और जैसे ही ले जाते हैं तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और इससे पहले भी अभी 2 दिन पहले 2 घटनाएं हुई थी इसी रोड की। बता दूं मैं आपको कि रात से हमीरपुर से रात क्षेत्र जाने वाले रोड है जो, उस पर पौथिया के पास 2 घटनाएं हुई थी और इसके बाद आज फिर ये रात कोतवाली क्षेत्र में ये घटना हुई है, जिसके चलते आए दिन यहाँ पर मीटिंगें होती हैं और इसके बाद भी जो ट्रैफिक है वो अभी जाग नहीं रहा है। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। और फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।